गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है वर्तनी। आइए हम आज वर्तनी के कुछ और नियमों को सीखेंगे। र के संयोग की अशुद्धियाँ। र के संयोग में बहुत अधिक भूलें हुआ करती हैं। इसका कारण आधे र अर्थात र जब इसको हम हलंत के साथ लिखते हैं, स्वर रहित र का परिवर्तित रूप रफ रे तथा पूर्ण र का आधे वर्ण के साथ संयोग है। यह रे उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क, धन, र, क्र। आधे रे अथवा रेफ रे का प्रयोग किस वर्ण पर हो, यह भूल प्राय अधिक होती है। इसका उत्तर है कि आधे र रेफ का प्रयोग जिस वर्ण से पूर्व होता है वह उसी के सिर पर चढ़ जाता है। यथा, अब देखिए यहाँ पे ये अशुद्ध रूप में है कर्म, लेकिन हम इसे शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखेंगे? कर्म अर्थात रफ रे। यहाँ पर हम जब इसका प्रयोग करते हैं जिस भी वर्ण के पहले, यह उसी यानी कि बाद वाले वर्ण के ऊपर इसको लगा देते हैं। इसको बोलने में भी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यह जो रे की जो ध्वनि है यह जिस वर्ण से पहले सुनाई देती है उसी वर्ण के ऊपर इसको लगा देते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कर्म। इसी तरह से शर्मा में रे में हलंत न लगाकर अर्थात इसे स्वर रहित न लिखकर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है शर्मा। इसी प्रकार से आशीर्वाद को शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाता है आशीर्वाद। अब कुछ अन्य शब्द हैं जैसे स्वर्ग, तो स्वर्ग को शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाएगा उत्तीर्ण और वर्ण। रेफ के कारण होने वाली भूलों की ओर संकेत करना भी आवश्यक है। जैसे अब रेफ रे का कई बार गलत प्रयोग कर लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे दे के ऊपर र को लगाया हुआ है, रेफ रे का प्रयोग किया है, तो यह जब हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो यह शब्द क्या बनता है? यह शब्द बनता है आदर्श, जबकि शुद्ध रूप में आदर्श अर्थात जहाँ र की ध्वनि आ रही है उससे बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ रे को लगाया जाता है। अब इसे पढ़ें, यह शब्द क्या होगा? असरमत, असरमत होगा ये, जबकि असमर्थ। इसे इस तरह से पढ़ेंगे। मर्यादा ये अशुद्ध रूप होता है, मर्यादा ये शुद्ध रूप होता है। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं हम ये क्या बनेगा? आशीर्वाद, और शुद्ध रूप में आशीर्वाद इस तरह से। इसी तरह से दूध रसा, दूध रसा नहीं होगा बल्कि दूरदशा होगा। सकरा नहीं होगा बल्कि शर्करा होगा। आधे वर्ण के साथ रे का संयोग। जब किसी भी आधे वर्ण के साथ रे का संयोग होता है तो रे अपना रूप छोड़ देता है और उस वर्ण के नीचे लग जाता है। ऐसी अवस्था में वह आधा वर्ण पूरा दिखाई देने लगता है, जबकि वस्तुतः वह आधा ही रहता है, उसकी ध्वनि भी आधी ही रहती है। ऐसी अवस्था में जब कभी प्रश्न किया जाता है तो उत्तर मिलता है कि यहाँ र आधा है, जबकि स्थिति इसके विपरीत होती है। यथा क्रम में कर्म तथा प्रकार में प्रकार। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि रे जिस आधे वर्ण के बाद उच्चारित होगा उसी के नीचे लगेगा। जैसे अब यहाँ पे है द्रव, तो इसको हम कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में? द्रव। अब यहाँ पे ड्राम, इसको ड्राम। जैसे प्रणाम तो प्रणाम, भ्रम तो भ्रम। इसी तरह से यहाँ देखें समुद्र, शुद्ध रूप में इसी तरह से लिखेंगे। ब्रज को शुद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे, पत्र को शुद्ध रूप में इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद
अब हम देखते हैं कि री और र की अशुद्धियाँ, इसे भी बहुत अधिक गलत किया जाता है। कुछ व्यक्ति त्रुटिवश री को र का रूप मान बैठते हैं और इसी तरह से इसका उच्चारण भी करते हैं। जब उच्चारण गलत करते तो उसको लिखते भी गलत हैं, किंतु यह बात नितांत भ्रामक है। वस्तुतः री स्वर है जिसका उच्चारण री के समान होता है। इस प्रकार की कतिपय त्रुटियों की ओर इंगित किया जा रहा है। जैसे अब यह है तो इसे क्या पढ़ेंगे, यह होता है श्रृंखला, और जबकि शुद्ध रूप में होता है श्रृंखला। ये री की मात्रा हमने यहाँ पर लगाई है। अब भ्रमवश ये रे की मात्रा को लगा दिया जाता है, रेफ रे की पदेन रे की मात्रा को, जबकि यह पदेन रे की मात्रा ये री की मात्रा होगी, रे की मात्रा नहीं। जैसे मृग नहीं मृग, कृपण नहीं होगा बल्कि कृपण होगा, कृष नहीं होगा बल्कि कृष होगा, ग्रहित नहीं होगा बल्कि गृहित होगा, कृमि नहीं होगा बल्कि कृमि होगा। कई बार रे के स्थान पर री का भी गलत प्रयोग होता है। जैसे ब्रिज नहीं होता ब्रज होता है, गृही नहीं होता मतलब गृही का अर्थ होता है घर और गृह का अर्थ होता है नक्षत्र। जागृति तो जागृति होता है। प्रकृति नहीं होता बल्कि प्रकृति होता है। अब हम देखेंगे समास संबंधी कुछ अशुद्धियों को। समास का अर्थ है दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर एक शब्द का रूप देना। कई बार इस प्रक्रिया में भी कुछ भूलें हो जाती हैं। इस कारण होने वाली सामान्य भूलें निम्नलिखित हो सकती हैं। जैसे आत्मा पुरुष है तो इसका जो शुद्ध रूप क्या होता है, आत्म पुरुष। निरपराधी तो यह क्या होता है, निरपराध। राजागण तो राजगण। दुरावस्था दुर्वस्था। दिवरात्रि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, दिवारात्रि। निर्गुणी इसका होगा निर्गुण। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप होगा मंत्रिमंडल है, जबकि इसका शुद्ध रूप होगा मंत्रिमंडल। निर्धनी नहीं होता बल्कि निर्धन होता है। अब हम देखेंगे विसर्ग संबंधी अब हम देखेंगे संधि संबंधी अशुद्धियाँ। संधि अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के स्वर, व्यंजन, विसर्ग आदि के मेल के नियम पर्याप्त व्यापक हैं। समझदार व्यक्ति भी प्राय इन शब्दों के लिखने में भूल कर देते हैं। संधि के नियम न देते हुए यहाँ ऐसे शब्दों की ओर संकेत किया जा रहा है जैसे परमर्थ नहीं होता बल्कि परमार्थ होता है, जिसमें परम धन अर्थ दो शब्दों को संधि करेंगे हम तो वह बनेगा परमार्थ। उसके बाद है दीर्घायु, तो इसमें बड़ी की मात्रा होती है दीर्घायु। भानुदय भानुद्य होता है इसमें। सदोपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग होता है। सुभिक्षा नहीं होता बल्कि शुभेक्षा होता है। रामेश्वर नहीं होता बल्कि रामेश्वर होता है। उपरोक्त नहीं होता बल्कि उपरयुक्त होता है। अभ्युदय नहीं होता बल्कि अभ्युदय होता है। अब हम देखेंगे कि विसर्ग संबंधी कुछ अशुद्धियों को। सामान्यतः उच्चारण में विसर्ग का उच्चारण है वर्ण के निकट होता है, परंतु संस्कृत में संधि करते समय विभिन्न स्तरों पर यह विभिन्न वर्णों र, श, स, श आदि में परिवर्तित हो जाता है। हिंदी में अज्ञान के कारण कभी कभी उसके स्थान पर ह लगा देते हैं तो कभी आ की मात्रा और कभी कभी इसका लोप कर देते हैं। ये तीनों ही प्रयोग अशुद्ध हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे है निस्वार्थ, तो निस्वार्थ का शुद्ध रूप क्या था, निस्वार्थ। नि जहाँ पे विसर्ग होता है वहाँ है की आवाज़ आती है। निस्वार्थ। निशेष इसे लिखते हैं निशेष। निशुल्क दुख। निशंक अंतःकरण का अंतःकरण। दुशासन दुशासन। मूलतः को शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे हलंत संबंधी अशुद्धियों को। यद्यपि आधुनिक हिंदी भाषा का विद्वानों ने नवीन संस्कार किया है जिससे हलंत के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है, तथापि हलंत का प्रयोग शुद्ध है।
स्थिति विशेष में इसका प्रयोग भी हो जाता है। प्रत्येक व्यंजन की पूर्णता के लिए उसमें किसी न किसी स्वर की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि व्यंजन में स्वर पृथक कर दिया जाता है तो वह आधा वर्ण ही रह जाता है। जैसे इसे देखिए, क और अ, इसमें से अगर क में से अगर अ स्वर को अलग कर दिया जाए तो ये क हलंत के साथ अथवा क इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से ख को किसी वर्ण को पूरा लिखते हुए भी उसे आधा प्रदर्शित करने के लिए उस पर हलंत लगा दिया जाता है। इस संबंध में अज्ञान के कारण विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं। कहीं पर इसके प्रयोग की आवश्यकताओं के अनुसार इसे नहीं लगाया जाता है, कहीं पर इसके प्रयोग की आवश्यकता न होने पर भी इसे लगा दिया जाता है। अब इसमें कुछ हलंत का अनावश्यक प्रयोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे अशुद्ध है प्रथम, प्रथम को इस तरह से शुद्ध रूप में लिखा था, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, कृत, परम, पठित, शाश्वत, शतशत, भाषागत, सतत, अथक, पतित, गत, प्राचीनतम। अब हम देखेंगे हलंत का प्रयोग न करने पर उत्पन्न अशुद्धियाँ, कि जहाँ पर हलंत का प्रयोग करना चाहिए और वहाँ पर हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकस्मात, भविष्यत, पृथक, परिषद, संविद, संवत, मूल्यवान और भगवत।